नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। दिसंबर का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दीनानाथ जी अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं होता। पिछले 6 महीने से वह अपने छोटे बेटे के घर दिल्ली में रह रहे थे। दीनानाथ जी किडनी के मरीज थे। आज सुबह जब वह सोकर उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी भौहें तन गई और गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों पीते हैं रात में इतना पानी कि यह नौबत आ जाए। कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी छी। नाक भौं सिकुड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों के तीखे बाण दीनानाथ जी के दिल में गहराई तक उतर आई, परंतु वह कुछ कह नहीं पाए। उनकी नज़रें नीचे झुक गई। कड़कड़ाती सर्दी में भी वह घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से उठकर अपने चादर को धोने लगे। वह स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस बात पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी, तब से यह समस्या भी बढ़ गई थी। कमरे के बाहर आरती का गुस्सा भड़क उठा। उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए कहा, अब बस, हर दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं। उधर दाढ़ी बनाते हुए अमित ने पूछा, अरे आरती, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? जरा कमरे में जाकर देखिए तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी। मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? अमित ने पूछा तो आरती ने गुस्से में तेज स्वर में कहा, और क्या होगा, आपके पिताजी ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। अब और नहीं हो सकता मुझसे, मैं तंग आ चुकी हूँ। उस कमरे की साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। अमित, जो पहले से अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। क्या करूं आरती, खुद समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ पिताजी की तबीयत, और अब तुम भी हर बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं, थोड़ा समझदारी दिखाओ। आरती की आंखों में गुस्सा उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है? मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो पिताजी का कुछ करो या मैं मायके चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा है। यह बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए अमित बोला, अरे तो ठीक है, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। आखिर यह अकेले मेरे जिम्मेदारी तो नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भैया भाभी को कोई परवाह ही नहीं। जब भी पिताजी को रखने की बारी उनकी आती है, कोई न कोई बहाना बन जाता है। या तो भाभी बीमार पड़ जाती हैं, या भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्क लोड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखना, मैं फ़ोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूँगा, तो देखना कोई न कोई बहाना ज़रूर तैयार होगा उनके पास।
कहते हुए अमित ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दीनानाथ जी के 2 बेटे थे, रमेश और अमित। दोनों बेटों के बीच 2 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा रमेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा अमित हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहता था। परंतु दीनानाथ जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू आरती ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब बेटे 2 हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। अमित को भी यह बात सही लगी। लंबी बहस और तकरार के बाद यह तय हुआ कि दोनों भाई बारी बारी से अपने पिता को 6-6 महीने अपने साथ रखेंगे। उसके बाद से दीनानाथ जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर। लेकिन इस बार दीनानाथ जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह जानते थे कि यहाँ आरती की कड़वी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन वहाँ तो स्थिति और ख़राब थी। बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। अमित फ़ोन में रमेश का नंबर डायल करता रहा, लेकिन फ़ोन लगातार काटा जा रहा था। तभी आरती की तेज आवाज़ कमरे में गूंजी। अरे क्या हुआ? अभी तक फ़ोन लगाया कि नहीं? अमित ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। अरे लगाया है, 1 बार नहीं 4 बार, लेकिन भैया फ़ोन उठाए तब ना। आरती चिढ़ते हुए बोली। हाँ, अब वह फ़ोन क्यों उठाएंगे जब हमारी रखने की बारी होती है? 15 दिन पहले ही फ़ोन करके पिताजी को लेने की जिद करने लगते हैं और आप भी उनकी बात मानकर पिताजी को तुरंत ले आते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही उन्हें चंडीगढ़ छोड़ आइए। अमित ने परेशानी भरे स्वर में कहा। आरती, तुम जानती हो कि मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। आरती ने अपनी आंखें तरेरते हुए गुस्से में कहा। वह सब मैं नहीं जानती। आप कैसे भी करके पिताजी को वहाँ भेजने का इंतज़ाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर आरती गुस्से में रसोई में चली गई। अमित कुर्सी पर बैठा गहरे विचारों में डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्थिति का हल कैसे निकाले। सुबह की बहस भरी शुरुआत के बाद अमित नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट का नाम दिखाई दे रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज इंटरव्यू सेशन है और आप हायरिंग टीम का हिस्सा हैं। बहुत से आवेदन पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके अमित अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था। थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल और कॉरिडोर में आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने हाथों में फाइलें और सीवी लेकर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं।
अमित ने बिना किसी की ओर देखे अपने केबिन की ओर कदम बढ़ा दिया। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। अरे यार अमित, कितने साल बाद मिल रहे हो, पहचाना मुझे या भूल गया? अमित चौंक गया। उसने सामने खड़ा व्यक्ति को मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। मैं संदीप हूँ यार, तेरा बचपन का दोस्त। अमित कुछ पल के लिए ठिठक गया। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। संदीप का इतना अनौपचारिक व्यवहार उसे अखरने लगा। कितने लोगों के बीच अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल उसकी बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ रहा था। संदीप शायद अमित के बदले हुए भाव को भाप गया था। उसने अपने शब्दों में औपचारिकता का लहजा लाते हुए पूछा, आप यहीं काम करते हैं? यह सुनकर अमित के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जागी। उसने गर्व से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। खैर, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ यहाँ से। यह कहकर अमित वहाँ से आगे बढ़ गया। अमित इंटरव्यू फाइनल में बैठा था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के तौर पर वह पहली बार इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसी अपने आप पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन यह गर्व जल्दी अभिमान में बदल गया जब उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए उसका पुराना स्कूल मित्र संदीप आकर खड़ा हुआ। जैसे ही संदीप ने कमरे में कदम रखा, अमित के दिमाग में स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा हो गई। दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का था। स्कूल के समय में पड़ोसी भी थे। अमित को याद आया कैसे वह हर बार संदीप से आगे निकलने के लिए 2 गुना परिश्रम करता था, लेकिन अंत में जीत संदीप की ही होती थी। अमित के मन में संदीप के प्रति हमेशा एक खटास सी बनी रहती थी। स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल हमेशा संदीप की तारीफ़ों के पुल बांधते थे। सहपाठी भी उसकी काबिलियत के कायल थे। एक दिन संदीप बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह अपने काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। यह सब अक्सर उसके कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज वही संदीप जो कभी सबसे आगे था, अमित के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। ऊंचा मुकाम आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और संदीप अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश पाया। अपने लिए सोचते हुए अमित की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अतीत की यादों को पीछे धकेल अमित वर्तमान में आया। संदीप की ओर देखकर अमित के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गए, लेकिन संदीप के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। फाइनल के सदस्यों ने एक एक कर सवाल पूछना शुरू किया। संदीप ने हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। पैनल के सभी सदस्य उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। पैनल ने सर्वसम्मति से संदीप को इस पद के लिए चयनित करने की पेशकश की। जब अमित ने इसका निर्णय पूछा गया तो उसने बस औपचारिकतावश हाँ में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद ही संदीप ने ज्वाइन कर लिया और पूरे जी जान से काम करने लगा। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज अमित जब ऑफिस पहुंचा तो उसके माथे पर
चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी आरती ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर जो उठाया हुआ था। फिर से घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। समस्या का हल निकालने के लिए अमित ने अपने भाई रमेश को कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार वही घिसा पीटा जवाब सुनने को मिला। अभी बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊँगा। कुछ दिन और उन्हें अपने पास रखो। उसके दिमाग में यह सारी बातें घूम रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? अमित ने सर उठाकर देखा। आओ संदीप, उसने कहा। संदीप ने अंदर आते ही कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अमित ने उसे घूरते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी से छुट्टी? तुम जानते हो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो संदीप ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर दरअसल कल मुझे अपनी माता जी को चंडीगढ़ लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती है और उनके नए मकान का मुहूर्त है। जाना ज़रूरी है हमें। सुबह की ट्रेन से निकलना है। चंडीगढ़? यह सुनकर अमित के दिमाग में अचानक एक विचार आया। भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है। संदीप को जाना ही है तो क्यों न लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने संयमित लहजे में कहा, अच्छा संदीप, छुट्टी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। संदीप ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ सर बताइए, मैं वापस आने के बाद कर दूंगा। तो अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं संदीप, आने के बाद नहीं, यह काम तुम्हें कल ही करना होगा। दरअसल मेरे बड़े भैया भी चंडीगढ़ में रहते हैं। अगर तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को अपने साथ ले जा सकते हो? वह क्या है ना, अकेले तो मैं उन्हें भेज नहीं सकता और उन्हें लेकर जाने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर तुम उन्हें साथ ले जाओ तो भैया स्टेशन पर उन्हें रिसीव कर लेंगे। इस पर संदीप मुस्कुराया और बोला, अरे सर, इसमें असुविधा कैसी? मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं और फिर इसी बहाने अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। संदीप का जवाब सुनते ही अमित को जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। जब संदीप कमरे से बाहर चला गया तो अमित अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गया और राहत भरी एक लंबी सांस ली। शाम को घर पहुंचकर अमित ने जब अपने पिता दीनानाथ जी को अगले दिन चंडीगढ़ जाने की बात बताई तो उसकी पत्नी आरती की तो बाँछें खिल गई। अरे वाह, आखिरकार समस्या का हल निकल ही आया। अब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, उसने मन ही मन सोचा। वह बिना देर किए दीनानाथ जी का सामान पैक करने में जुट गई। इतनी चुस्ती उसने शायद ही आज तक कभी दिखाई होगी। लेकिन दूसरी ओर दीनानाथ जी के चेहरे पर गहरी उदासी के बादल छा गए। मगर किसी को उनकी उदासियां खुशी से फर्क ही कहाँ पड़ता था। सबको अपने अपनी पड़ी थी। अगली सुबह दीनानाथ जी का सामान बाहर आंगन में पहुंचा दिया गया। जब अमित अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था, दीनानाथ जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा गोलू, अच्छा होता अगर तू ही मुझे चंडीगढ़ छोड़ आता। मैं अकेले यात्रा में असहज महसूस करता हूँ। पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो अमित का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वह झल्ला कर बोला, पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे गोलू मत बोला कीजिए।
दीनानाथ जी बच्चों को गले से लगाकर भारी मन से गाड़ी में जाकर बैठ गए। उनके दिल के भीतर का दर्द चेहरे से साफ झलक रहा था। गाड़ी चल पड़ी और साथ ही उनकी आंखों के कोने से आंसुओं के बूंदे धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क गई। अमित और दीनानाथ जी जब स्टेशन पहुँचे तो अनाउंसमेंट सुनाई दी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन 1 घंटा लेट है। अमित खींचते हुए बोला, यह ट्रेन कभी समय पर नहीं आती। अमित ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर संदीप पहले से ही मौजूद था। उसने दीनानाथ जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा और यहाँ वहाँ देखते हुए अमित बोला, अरे संदीप, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ अपनी माता जी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। संदीप मुस्कुराया और पास की ही बेंच पर बैठी कमज़ोर और झुकी हुई बुजुर्ग महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरी माँ है। उन्हें देखकर अमित चौंक गया। वह संदीप की माँ को पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमज़ोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। संदीप, यह इतना कमज़ोर और बीमार क्यों लग रही है? कहते हुए अमित के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तो संदीप कहने लगा, 3 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस हादसे में पिताजी की जान चली गई। यह कहते कहते संदीप का गला भर आया। उसने अपनी बात जारी रखी। माँ को उस हादसे में गहरी चोटें आई। अस्पताल में महीना इलाज चला, लेकिन माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पिताजी के जाने के बाद माँ को ऐसा सदमा लगा कि वह अंदर से टूट गई। ऊपर से उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर हो गया है। अब वह चीज़ भूलने लगी हैं। कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचान पाती। फिर संदीप बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उसे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैं विदेश जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। अमित चौंका, क्या? तुमने वह सुनहरा मौका छोड़ दिया? तुम्हें अफसोस नहीं होता? संदीप मुस्कुरा कर बोला, अफसोस बिल्कुल नहीं सर। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त मैं माँ का साथ छोड़ दिया होता तो शायद यह पछतावा जिंदगी भर रहता। यह सुनकर अमित हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे? पूछते हुए अमित शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु संदीप ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है। शुरू से वह यहीं तो रही है। कहीं और उनका मन कैसे लगेगा? मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी मैं उनके मन में नहीं आने देना चाहता कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा या वह हम पर बोझ बन गई हैं।
और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। संदीप की यह बात सुनकर अमित बोला, अरे संदीप, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसला भी लेना चाहिए। कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करे। अमित के इस बात पर संदीप थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, नहीं सर, मेरा तो यह मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को कैसे बोझ समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसकी बुढ़ापा ही सुलझ जाए। यह बात सुनकर अमित को वैसा महसूस हुआ मानो संदीप ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया। उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। इस समय ट्रेन आ गई। संदीप ने पहले दीनानाथ जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन धीमी गति से चलने लगी तो दीनानाथ जी ने खिड़की से जाते हुए धीमे से कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना, बहू और बच्चों का भी। दीनानाथ जी की बात अधूरी ही रह गई और ट्रेन आगे निकल गई। लेकिन अमित ने आज पिता की आवाज़ में एक ऐसा दर्द महसूस किया था जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। ट्रेन के दूर होते ही अमित गहरे विचारों में डूबा। अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा, परंतु संदीप की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थी। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा कि उसकी और संदीप के बीच में आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है। इंसानियत की प्रतिस्पर्धा जिसमें संदीप आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वह अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान करने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? यही सब सोचते हुए अमित परेशान था। जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। गोलू बेटा, बड़े होकर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। मेहनत कर ताकि तू अपने सपने पूरे कर सके। पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो पिताजी के यही शब्द तो मुझे हौसला देते थे। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधे पर थे, यह बताने के लिए कि वह मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा लेने के लिए मेरे कंधे की ज़रूरत है, तो मैं उनका साथ छोड़ दिया। दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई में अमित को धक्का दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश की।
तभी उसे वह पल याद आने लगा जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। अमित उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी अंदर से आई आवाज़ से उसके पास वही रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी का स्वर्ग गूंजा, क्या करूं सावित्री, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनके स्वर रूंध गया, परंतु माँ शांत स्वर में बोली, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। रमेश भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु अमित पर मुझे पूरा भरोसा है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनकी अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की 13वीं पर ही आरती ने कह दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम क्यों उठाएं, यह दोनों बेटों का फर्ज है। और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, यह जानते हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। मैंने यह फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली थी तो उनके चेहरे पर कितना बेबसी छलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरा गई थी। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यहीं दिल्ली में तो थे, जिनके सहारे वह अपना समय अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते अमित की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। माँ, तुमने कहा था कि अमित पर तुम्हें पूरा विश्वास है, लेकिन आज क्या कर बैठा? तुम्हारा उम्मीद उसका दिल सिसक रहा था। पिताजी को तो मैं असहनीय दुख दिए ही हैं, अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। यह सब देखकर माँ की आत्मा कितना कलप रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 5 घंटे के बाद जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी और संदीप अपनी माँ और दीनानाथ जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उनके सामने अमित खड़ा था। दीनानाथ जी भी आश्चर्यचकित थे। तभी अमित ने संदीप को अपने गले से लगाया और ऊंधे स्वर में बोला, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर संदीप उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी से देखने लगा। फिर अमित ने अपने पिता का बैग उठाया और उनका हाथ थामते हुए बोला, चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो रमेश लेने आने वाला था ना? दीनानाथ जी ने पूछा तो अमित ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। यह बात सुनकर दीनानाथ जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे बाद जब अमित अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलते ही आरती ने उन्हें देखा और उसकी भौहें तन गई। गुस्से में बेकाबू होते हुए बोली, यह क्या, तुमने तो इन्हें चंडीगढ़ भेज दिया था ना? बड़े भैया के पास, तो यह फिर से यहाँ कैसे लौट आए?
आरती के इस बात पर अमित ने कुछ नहीं कहा और पिता दीनानाथ जी को कमरे में लेकर जाने लगा। लेकिन आरती इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वह फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है? अभी अभी मैं चादर धुलवाई हूँ, कमरे की साफ सफाई करवाई हूँ और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही अमित के सब्र का बांध टूट गया। अमित ने अचानक कदम रोक लिया और पलटकर आरती को देखा। उसकी आंखों में आक्रोश था। बस आरती, अब एक शब्द और नहीं। मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं तो तुम अपना सामान बांधकर मायके जा सकती हो। अमित की कड़कती आवाज़ सुनते ही आरती हक्की बक्की खड़ी रह गई। आरती ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ने को कह रहे हो? अमित ने थोड़ा नरम होकर लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरा जीवन पिताजी के बिना अधूरा है। तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस पिता को जिसके कपड़े न जाने कितनी बार गंदे किए थे मैंने, जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिनकी नज़रें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरे पिताजी की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़ सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक नौकर रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, थक गए होंगे आप। कहते हुए अमित रसोई घर में चला गया। बेटे का प्यार देखकर दीनानाथ जी कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, सावित्री, तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह अपनी धोती के कोरों से पोंछने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।